पॉइंट नंबर 5, जी एसी चलाना। थोड़ी देर ये ऑन कर दो। जी, अगर आपने एसेट लिया है फॉरेन करेंसी लोन से और करेंसी में लॉस आ जाए रीपेमेंट के वक्त, तो फिर उस लॉस को एसेट की कॉस्ट में, और अगर करेंसी में गेन आ जाए रीपेमेंट के वक्त तो गेन को पढ़ें। 0.5 किस के लिए? फॉरेन करेंसी के लिए, लोकल करेंसी के लिए? अगर लोकल करेंसी से लोन लिया फिर कुछ भी नहीं करना। इफ एन एसेट इज परचेज्ड विद अ लोन फ्रॉम फॉरेन करेंसी, अगर एक एसेट आपने लिया फॉरेन करेंसी लोन से, देन एनी इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन लायबिलिटी, ब्रैकेट वाली बात काट दें, देन एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन लायबिलिटी ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन विल बी एडेड और डिडक्टेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट। अगर करेंसी महंगी हो गई तो इंक्रीज इन लायबिलिटी वरना डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी ऐड करनी है, डिक्रीज लेस करनी है। बहरहाल इस तरह मैंने आपको नहीं समझाया था, मैंने आपको गेन लॉस निकलवा के तरीका समझा दिया था। एक्सप्लेनेशन: फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करेंसी फ्लक्चुएशन विल बी अकाउंटेड फॉर इन द ईयर ऑफ अकरेंस। करेंसी फ्लक्चुएशन किस साल आपने रिकॉर्ड की थी? जिस साल अकर हुई थी। अकर से मुराद यहां लिखें रीपेमेंट का ईयर। करेंसी फ्लक्चुएशन की आपने किस साल रिकॉर्ड की थी कल? रीपेमेंट के साल। फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करेंसी फ्लक्चुएशन विल बी रिकॉर्डेड, अकाउंटेड फॉर का क्या मतलब है? रिकॉर्डेड। फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करेंसी फ्लक्चुएशन विल बी रिकॉर्डेड इन द ईयर ऑफ अकरेंस। अकरेंस से क्या मुराद है? रीपेमेंट का साल। तो रीपेमेंट के साल आपने उसको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि पता कैसे चलेगा करेंसी फ्लक्चुएशन पे गेन लॉस आ रहा है? जब रीपे करेंगे। जब तक रीपे नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा करेंसी पे गेन लॉस कितना आ रहा है। तो कल 10 लाख के ऊपर लॉस रिकॉर्ड किया था या 1 लाख के ऊपर? 9 लाख पे क्यों नहीं लॉस रिकॉर्ड किया था? क्योंकि रीपे नहीं हो रही थी। तो करेंसी गेन लॉस कब निकालना है? रीपेमेंट के वक्त। ठीक है, कल ना आने वाले दायमा देख रहे होंगे एक ही हो रहा है, एक कल हो यासी तेरे ना लो यासी। 0.6 अच्छा 0.6 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लेवल पे, थोड़ी सी आगे की बात है। कई दफा ना आप अपनी करेंसी गेन लॉस को के रिस्क को कवर करा लेते हैं इंश्योरेंस करवा के। कई दफा आपने अपने करेंसी गेन लॉस को कवर करा लेते हैं इंश्योरेंस करवा के। अगर आपने करेंसी गेन लॉस को इंश्योरेंस करा के कवर करा लिया है तो ऐसी सूरत में करेंसी गेन लॉस को सवाल में आपने इग्नोर करना है और एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, और आपने समझ लेना है करेंसी गेन लॉस मुझे दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने लोन रिसीव किया $200, आपने लोन रिसीव किया $200 और इसी साल रिटर्न कर दिया उसमें से $50, और आपने $50 पे करेंसी लॉस निकाला कल के तरीके से, वो निकला ₹300। अब आपने क्या करना है? सवाल में एक और लाइन लिखी हुई थी, द लॉस और गेन इज हेज्ड। हेज होता है रिस्क कवर कराना इंश्योरेंस करवा के, इज हेज्ड। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने इग्नोर कर देने हैं ₹300। सवाल में 300 इग्नोर कर देने। हालांकि फॉरेन करेंसी गेन लॉस कल मैंने आपको कहा था इग्नोर नहीं करना होता, एसेट की कॉस्ट में या ऐड करना होता है या लेस करना होता है, लेकिन ऐसी सूरत में आपने क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। तो इसलिए ये पूरी बात आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात, जब कभी सवाल में आए कि रिस्क कवर हुआ है
रिस्क कवर हुए का सवाल क्यों आएगा? मेरा नहीं ख्याल न्यूमेरिकली आएगा। न्यूमेरिकल आने का मतलब ये होगा आपने कुछ नहीं करना, तो आपने कुछ नहीं करने वाला सवाल आपसे क्यों करवाएगा वो? पढ़े 6 गेन भी होता है इसी तरह। वो बड़ी, मैंने कहा ना ये आपके लेवल की बातें नहीं है। हेजिंग पता नहीं उसने किताब में क्यों डाली हुई है। 0.6 हाँ वो उसको एडजस्ट नहीं करेंगे। इन डिटरमिनिंग वेदर द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। अगर करेंसी महंगी हो जाए तो लायबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, करेंसी सस्ती हो जाए तो लायबिलिटी हमारी। In determining whether the liability of a person has increased or decreased, hedging agreement will be ignored. नहीं, hedging को इग्नोर नहीं करेंगे। hedging will be, अगर hedging को माना जाए तो इसका मतलब है वो लॉस फिर रिकवर हो जाना है किसी से। अगर लॉस वो किसी से रिकवर हो जाना है तो इसका क्या मतलब है? उस लॉस को लॉस माने या इग्नोर कर दें? सवाल में इग्नोर कर दें। बस उर्दू में एक छोटी सी बात लिख लें, अगर hedging एग्रीमेंट हुआ हुआ है तो पेपर में करेंसी का गेन लॉस एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट नहीं करना। अगर हेजिंग एग्रीमेंट हुआ है तो करेंसी का गेन लॉस एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट नहीं करना। ओके, पढ़ें आगे। पॉइंट नंबर 7, कल वाले नोट्स निकालें। जी मोहतरम, कल वाले नोट्स निकालें, वो अपलोड करने हैं कल वाले नोट्स। अच्छा जी, कल वाले नोट्स के अंदर आखिरी पैरा, ये वो तो नहीं है, कल वाले नोट्स में आखिरी पैरा एग्जाम्पल 5, यू परचेज एन एरोप्लेन। ऑसम, आपने एक जहाज खरीदा। यू परचेज एन एरोप्लेन, आपने एक जहाज खरीदा। नहीं, साथ वाले को तंग ना करें, जहाज ने एक जहाज खरीदा फॉर ₹200 मिलियन। आपने 200 मिलियन का जहाज खरीदा, जहाज 200 मिलियन का, 200 रुपए का नहीं। ऑन 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को आप गए, आपने जहाज खरीदा। ऑन 1 जनवरी 2019, 4 साल बाद, सीट्स वर सोल्ड, आपने कुर्सियां निकाल के बेच दी। आगे, द फेयर वैल्यू ऑफ द, अच्छा जहाज कितने का खरीदा था? द फेयर वैल्यू ऑफ द सीट्स एंड अदर एरोप्लेन ऑन डेट ऑफ परचेज was 20 and 190 million. Calculate the cost of seats. Okay. डेटे को मैं एनालाइज करता हूं आपके सामने। मुझे डेट ऑफ परचेज पे कॉस्ट ऑफ फुल एरोप्लेन, पूरे जहाज, मुझे डेट ऑफ परचेज पे पूरा जहाज बताएं कितने का था? 200। और डेट ऑफ परचेज पर ही, डेट ऑफ परचेज पर ही मुझे बता दें फेयर वैल्यू सीट्स की और फेयर वैल्यू अदर पार्ट्स ऑफ जहाज। वो गिवन है, देखें कितना? 20 टोटल। ये दोनों फिगर्स किस दिन की हैं? डेट ऑफ परचेज। अच्छा ऐसा क्यों है लेट आने में भाई? ऐसा क्यों है कि हमें 210 वाला जहाज 200 में मिल गया?
देखो ऐसा क्यों है, हमें 210 वाला जहाज 200 में मिल गया, कोई वजह बनी होगी, डिस्काउंट होगा, निगोशिएशन हुई होगी, बात हुई होगी। अच्छा जी, किसका डेटा सेपरेटली गिवन है? फेयर वैल्यू का। फेयर वैल्यू का ब्रेकअप गिवन है, ये टोटल फेयर वैल्यू है, ये दोनों की फेयर वैल्यू है। कौन सी चीज स्प्लिटेबल है? कॉस्ट। क्या पता है कि अगर बाजार से कुर्सियां खरीदें कितने की मिले, बाजार से बाकी जहाज के हिस्से खरीदें कितने के मिले, बाजार से जहाज खरीदें कितने का मिले, हमने कितने का खरीदा? क्या आपको फील हो रहा है कि फेयर वैल्यू का ब्रेकअप गिवन है सवाल में और कॉस्ट का ब्रेकअप मिसिंग है? और सवाल में रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सीट्स। कॉस्ट ऑफ सीट्स निकालें, आप कैसे निकालेंगे? ये तो मैंने क्या किया है, ये तो मैंने क्वेश्चन के डेटे को बेहतर किया है, ये तो मैंने क्वेश्चन को बेहतर किया है आपके लिए। मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ, और गिवन क्या है? कॉस्ट ऑफ फुल एरोप्लेन। को पोर्शनमेंट वगैरह करनी आती है? चलें ठीक है, पहले क्वेश्चन को बेहतर करें, फिर ये सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। नोट करें, ये क्वेश्चन को बेहतर करें जी। उधर हो जो थोड़ा सा, मैं ज्यादा उधर नहीं लिखूंगा। दो बंदे आ गए हैं फर्स्ट रो में, तो बैग उठाओ, नीचे रख दो जी। आप भी इधर हो जाए, आगे हैं। इस रो में भी बैग उठा दें, उधर हो जाए, आगे हैं चारों। नहीं, वो दूसरे वाले कल वाले नहीं थे जो उनके पास थे, वो F2 के थे, इसलिए मैंने कहा शेयर करने थे ना। ओके, ये लें। जी, सवाल को एनालाइज करके, सवाल को दोबारा पढ़िएगा, ये नोट करके, और कॉस्ट ऑफ सीट्स आप खुद ही निकाल दें। यू विल बी एबल टू कैलकुलेट अपोर्शनमेंट करके। जी, यू परचेज्ड एरो, उड़ने वाला प्लेन, फॉर ₹200 million। व्हाट इज द डेट ऑफ परचेज? यकम जनवरी 15। ऑन यकम जनवरी 2019 सीट्स वर सोल्ड, कुर्सियां बेच दी गई। द फेयर वैल्यू ऑफ द सीट्स, द fair value of the seats and the aeroplane on date of purchase was 20 and 190 respectively. Clear? Now what you are supposed to do? You are supposed to calculate the cost of seats. Cost of aeroplane is given. इसको लिखते हैं यहां पे जी। इसको डिवाइड किससे करें? 210 से, 210 से, और मल्टीप्लाई किससे करें? 20 से। ये किसकी फेयर वैल्यू है? ये, और ये किसकी कॉस्ट है? जी 19.005, 19.05। इट इज द कॉस्ट ऑफ सीट्स 19 की। और बाकी कॉस्ट किसकी होगी? अब 200 माइनस 19.05, बाकी कॉस्ट किसकी होगी? बाकी एरोप्लेन, परों की, इंजन की, पायलट की नहीं, पायलट की नहीं।
charges. The cost shall be apportioned between seat and parking charges. Purchased. जी कौन साहब इसको सिनेरियो से लिंक करके पढ़ेंगे? पॉइंट 7 को हाथ खड़ा कर दें। ये एग्जांपल 5 पे लिख लें, सेक्शन 76 का 7। एग्जांपल 5 सेक्शन 76 का 7। जी कौन भाई इसको सिनेरियो से लिंक करके पढ़ेंगे? हाथ खड़ा कर दें, कोई एक हाथ खड़ा कर दें, वेयर से पढ़ना शुरू कर दें। Where a part of an asset is disposed, where a हाँ अब बोले, अब हाथ खड़ा करें। कौन बोल रहा था? हाँ आप शुरू करो, पढ़ो। Where a ऊंची, हाँ इसको कन्वर्ट करके पढ़ो। नहीं इस तरह पढ़ो, Where seat of an aeroplane is disposed, इस तरह पढ़ना है। Where a seat of an aeroplane is, the cost shall be apportioned between part retained remaining aeroplane, part retained and part disposed seats shall be apportioned in accordance with the, लेकिन फेयर वैल्यू किस दिन की? फेयर वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए 2 दिनों की दे सकता है। फेयर वैल्यू किस दिन की? एट द टाइम इट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर फेयर वैल्यू खुदा ना खास्ता डेट ऑफ सेल की भी दे देता, उसे इग्नोर करना था। फेयर वैल्यू किस दिन की चाहिए? डेट ऑफ परचेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फेयर वैल्यूज डेट ऑफ परचेज की चाहिए, और कॉस्ट तो होती डेट ऑफ परचेज की है ना। फेयर वैल्यूज भी अपोर्शनमेंट करने के लिए डेट ऑफ परचेज की चाहिए। ओके चलें जी, पॉइंट 8। जी इधर देखें, यू प्रिपेयर्ड रिटर्न, आपने रिटर्न बना के दी किसी दुकानदार को। आपने अगर किसी दुकानदार को हफीज सेंटर में रिटर्न बनाकर दी, तो आप क्या एंट्री करेंगे रिटर्न बना के देने की? कैश, डेबिट, इनकम, क्रेडिट। आपने 25,000 रुपए में उसे रिटर्न बना के दी, आप एंट्री करेंगे कैश, डेबिट, इनकम, क्रेडिट। उससे जो पैसे लेंगे रिटर्न बना के देने के, कैश, डेबिट, इनकम, क्रेडिट। अच्छा, फीस सेंटर में जो दुकानदार था, आपने उसे कहा मुझे पैसे ना दो, मैंने तुम्हें रिटर्न बना दिया, मुझे पैसे ना दो, मुझे लैपटॉप दे दो। मुझे तुम ऐसा करो, लैपटॉप दे दो, ये जो सामने लगा हुआ है ना 40,000 वाला, ये वाला लैपटॉप दे दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो अब उसने कहा भाई 40,000 वाला लैपटॉप चाहिए, तो फिर मुझे तुम पैसे दो 15,000। ऐसा हो सकता है। देखें, कुछ चीजें सस्ती पड़ती हैं सर्विस देने की वजह से। मिसाल के तौर पे आप खाना खाने गए, अब खाने वाले ने बिल बनाया 500 का, आपने कहा 200 के बर्तन धुलवा ले और 300 रुपये तुझे कैश दे देता हूँ। कहते चल ठीक है, मैं भी परेशान था, आज मुलाजिम नहीं आया था, 200 के बर्तन धो दे और 300 रुपये कैश में दे दे। सिमिलरली आपने 40,000 का लैपटॉप खरीदा, दुकानदार ने कहा पैसे दे, आपने कहा रिटर्न बनवा ले अपनी,
ये मैं कर सकता हूँ, रिटर्न बनवा ले, वो 25,000 की बना देता हूँ मैं, तो रिटर्न तुझे बना देता हूँ, बाकी 15,000 पैसे दे दे, ठीक है जी। तो व्हाट इज द इवेंट, वी बॉट एन एसेट बाय प्रोवाइडिंग सर्विस, फिजिकल एक्सर्शन की हमने एंड जेब से पैसे भी निकाले, फिजिकल एक्सर्शन भी की हमने और जेब से पैसे भी निकाले, एंड वी बॉट द लैपटॉप। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, एक बड़ा अच्छा सवाल है कि हाउ यू विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप, विल इट बी फेयर वैल्यू, हाँ हो सकता है फेयर वैल्यू 42,000 होती, फिर ये एंट्री आउट हो जानी थी। विल इट बी फेयर वैल्यू, टैक्स लॉस कहते हैं नो, यहां फेयर वैल्यू नहीं लिखनी। द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप शेल बी सम ऑफ अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स प्लस कैश, और जो जवाब आए अगर फेयर वैल्यू से डिफरेंट हो तो खैर है, कोई मसला नहीं। फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना ऐसे एसेट को, ऐसे एसेट को रिकॉर्ड करने का तरीका है, द कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज सम ऑफ अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स प्लस एनी कैश पेड। नो, अब जो मैंने मेन बात लिखवानी थी वो ये लिखवानी थी, इन दोनों फिगर्स को आपने ढूंढना है, फेयर वैल्यू लैपटॉप की इग्नोर करनी है सवाल में, इन दोनों फिगर्स को ढूंढ के जमा करना है, और जमा करके ये जो जवाब आएगा इट इज द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप, इसको डेप्रिशिएट करेंगे जी 40,000। अच्छा, अब इंग्लिश जो लॉ में लिखी है वो मैं पढ़ने लगा हूं, लेकिन आप इधर देखें, वेयर द एक्यूजिशन ऑफ एन एसेट इज डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, जहां एसेट खरीदते ही इनकम कमा रहे हो, वेयर द एक्यूजिशन ऑफ एन एसेट is the derivation of an amount chargeable to tax, then the cost of asset shall be sum of the amount chargeable to tax plus cash paid, जितनी अमाउंट चार्जेबल है और साथ आपने जितना कैश पे किया। अच्छा, मुझे ये बता दें कि ये अमाउंट चार्जेबल है या ये अमाउंट एग्जेम्प्ट है? चार्जेबल। मैं ज्यूम कर रहा हूं इसने पूरे साल में एक रिटर्न बनाई है, तो इसकी इनकम 4 लाख से कम है। अगर इसकी इनकम 4 लाख से कम है तो ये 25,000 बोलें क्या है? आपको पता है जो पाकिस्तान में 4 लाख से कम कमाते हैं, पेज 34-35 याद है, जो पहला टेबल क्या, 0 से 4 लाख, उसके लिए रेट कितने % है? फर्ज करें यू प्रिपेयर्ड ओनली 1 रिटर्न, आपने इस साल सिर्फ एक रिटर्न बनाई, तो आप बताएं आपकी इनकम चार्जेबल है या टैक्सेबल है? सॉरी, चार्जेबल है या एग्जेम्प्ट है? एग्जेम्प्ट है। ओके, यू आर अ डॉक्टर और आपने बीइंग अ डॉक्टर आपने एक कार खरीदी जेल रोड के ऊपर। शोरूम वाले ने कहा मेरे अब्बू बीमार हैं, उनका दिल का ऑपरेशन कर दो। ठीक है भाई, थोड़ा सा ऑपरेशन करा लो, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़ा सा ऑपरेशन करा लो, थोड़े से पैसे ले लो और मुझे गाड़ी दे दो। तो कार डेबिट, इनकम क्रेडिट, कैश क्रेडिट। ऑपरेशन में 8 लाख का करता हूं दिल का, तुम्हारे अब्बू के लिए 8 लाख का, और 15 लाख और रखो, 15 लाख तुम और रखो जी। आप बता दें गाड़ी कितने की पड़ी? 23 लाख की गाड़ी पड़ी। कितने की गाड़ी पड़ी? 23 लाख की गाड़ी पड़ी। लेकिन ये जो अमाउंट है ये माफ नहीं है, क्योंकि ये 4 लाख से 0 से 4 लाख वाले के लिए रेट क्या है पेज 34 पे? ये अमाउंट चार्जेबल है या ये अमाउंट एग्जेम्प्ट है? चार्जेबल है। ठीक है, अब इंग्लिश सुनिएगा। वेयर द डेरिवेशन ऑफ एन एसेट is an amount chargeable to tax, then the cost of asset shall be sum of amount chargeable plus any cash paid. Where the acquisition of an asset is a derivation of an amount which is exempt from tax, then cost of asset shall be sum of amount exempt from tax plus any cash paid. ठीक है, ये जनरल एंट्री आप लिखेंगे पॉइंट 8 के साथ, 9 के साथ। ये जनरल एंट्री आप लिखेंगे पॉइंट 9 के साथ किताब पे, और ये लिखेंगे आप 8 के साथ। जी भाई, एक भाई सेकंड लास्ट रो में आए और दूसरी तरफ से भी सेकंड लास्ट रो में आए।
जी आगे आए सेकंड लास्ट रो में। जी भाई वो बैग नीचे कर लो ना, उधर जगह बना दो। ओके अस्तगफिरुल्लाह। चलें जी आगे। पॉइंट 8 पढ़े, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर भी। पॉइंट 8 पढ़े। वेयर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, जहां आप ये एसेट, जहां आप कोई एसेट खरीदें और उसी वक्त एक अमाउंट डिराइव कर रहे हो। वेयर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट इज द डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट, उसी वक्त एक अमाउंट कमा रहे हो, लेकिन वो अमाउंट क्या हो? चार्जेबल टू टैक्स। द कॉस्ट ऑफ कार shall be equal to fair value? No. Shall be equal to chargeable amount plus any. Point 9. Where the acquisition of an asset, नीचे वाली एग्जाम्पल आप काट दें, बात काफी। Where the acquisition of an asset is the derivation of an amount, लेकिन अमाउंट अब आप कौन सी कमा रहे हैं? Exempt from tax. तो the cost of asset shall be amount exempt plus any, इसमें जमा करते हैं जो पैसे आपने एसेट की मद में पे किए। ओके लेट्स रिवाइज। पिछले सफे पे आए। जी कल हम शायद स्पेकुलेशन बिजनेस पढ़ें। अच्छा पिछले सफे पे आकर मुझे एक चीज बताइएगा, ये शायद न्यूमेरिकल करें, देखेंगे कि खरीदे हुए एसेट की कॉस्ट कैसे निकलती है। 3 चीजें जमा करनी होती हैं। ए, वो उसको कहो कि टर्म टेस्ट का सिलेबस ले आए, बांटना है जी। कैसे निकलती हैं? जो एसेट के लिए पैसे दिए, जो इंसिडेंटल कौन से खर्चे होते हैं? इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंसिडेंटल खर्चे, और बाद में ऑल्टर इंप्रूव करने के लिए जो खर्चे पे किए। दिस ऑल आर कैपिटलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। नेक्स्ट। अच्छा अगर एक एसेट आप घर से लेके आए हैं, इस तरह ना सेक्शन पढ़ के पूरा रिवाइज किया करें। अगर आप एक एसेट घर से लेके आए हैं, उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी?
किस दिन की फेयर वैल्यू? जिस दिन वो लाए। अच्छा जी, आगे चलें। अगर एक एसेट आपने खुद बनाया है, उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वगैरह जमा करके। अगर एक एसेट आपने फॉरेन करेंसी लोन से खरीदा है और लोन की रीपेमेंट के वक्त जो है वो करेंसी लॉस आ गया तो क्या करेंगे? करेंसी गेन आ गया तो? और अगर हेजिंग करवाया हुआ? अच्छा, अगर एक एसेट आपने बेच दिया, खरीदा इकट्ठा था लेकिन बाद में उसका कोई हिस्सा बेच दिया, तो उस हिस्से की कॉस्ट तो पता नहीं थी खरीदते हुए, तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? फेयर वैल्यू किस दिन की? अगर एसेट खरीदते हुए इनकम भी कमा रहे हो, चाहे चार्जेबल है चाहे माफ है, इनकम कमाते हुए आपने क्या करना है? एसेट की कॉस्ट कैसे निकालनी है? उसमें दो सूरतें हैं। अगर दो सूरतें भी नहीं है, दोनों में तरीका तो एक ही है, बस दोनों अमाउंट्स को जमा करेंगे आपकी फिगर निकल आएगी। अगर आपने एक एसेट खरीदा है और गवर्नमेंट ने तोहफा दिया, तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद नेट फिगर। हम नेट से स्टार्ट करेंगे, पड़ा कितने का। एग्जाम के केस में कुछ भी नहीं करेंगे और चार्जेबल के केस में उसी अमाउंट को दोबारा ऐड कर देंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट कॉस्ट कैसे निकलती है, खरीदे हुए एसेट की, बनाए हुए एसेट की, घर से लाए हुए एसेट की, फॉरेन करेंसी में लोन लिए गए एसेट की कॉस्ट कैसे निकलती है, एसेट दो हिस्से थे एक बेच दिया उसकी कॉस्ट कैसे निकलती है, इनकम कमा रहे हैं उसकी कॉस्ट कैसे निकलती है, गवर्नमेंट से तोहफा मिल रहा है उसकी कॉस्ट कैसे निकलती है। इतनी डिटेल्ड गाइडेंस अकाउंटिंग में आपने नहीं पढ़ी हुई, तो ये आप इस सब्जेक्ट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर पढ़े कि एसेट की कॉस्ट कैसे निकलती है। ओके, अगले सफे पे आ जाइए। अगर बाद में मिले तो फिर कॉस्ट को एडजस्ट कर दें, फिगर्स रिवाइज कर लें, ओके, पेज 147। जी, एक कार है, इसकी कॉस्ट है 30 लाख, और इसकी लीज टर्म है 3 इयर्स। इसकी लीज की मुद्दत है 3 साल, और एनुअल रेंटल है 13 लाख। जी, 30 लाख की गाड़ी 3 साल के लिए आपने किराए पे ली है, एनुअल रेंटल 13 लाख है। पहले साल कितना रेंट टैक्स वाले माइनस करने देंगे? 13 लाख। असल में ज्यादा पैसे इसलिए बैंक मांग रहा होता है कि इंटरेस्ट ले रहा होता है, वो छोड़े, वो अकाउंटिंग वालों की नजर में होता है, टैक्स वालों की नजर में ऐसा नहीं होता। तो आमतौर पे अगर आप बैंक से लीज पे गाड़ी लें तो 30 लाख वाली गाड़ी आपको 39 लाख की मिल रही है, 9 लाख बैंक आपसे इंटरेस्ट मांग रहे हैं, लेकिन वो अकाउंटिंग वालों की नजर में है। टैक्स वालों की नजर में इंटरेस्ट नहीं होता। टैक्स वाले कहते हैं पहले साल रिडक्शन अलाउड है 13 लाख, ये मैंने आपको बता दिया है, दूसरे साल रिडक्शन अलाउड है 13 लाख और तीसरे साल रिडक्शन अलाउड है 13 लाख। क्लियर? ओके, ये क्वेश्चन अभी चल रहा है। If you want to buy asset, then you can
लीज एग्रीमेंट में लिखा हुआ है अगर आप एसेट को बाय करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। पहले साल के एंड पे आए, किराया दें पहले साल का किराया तो बनेगा, पहले साल का किराया दें, उसके बाद लीज कैंसिल करा लें और लीज कैंसिल करा के एसेट को खरीद लें। अच्छा वैसे एक बात और सुनने, ये आप FR2 में पढ़ेंगे, तीसरे साल के एंड पे आम हालात में बैंक को एसेट वापस भी कर दिया जाता है, किसी सूरत में अपने पास रख भी लिया जाता है, वो एसेट की नेचर पर डिपेंड करता है, इस बात को छोड़ें। इफ यू वांट टू बाय द एसेट, अगर आप एसेट खरीदना चाहते हैं, देन यू कैन एंड ऑफ ईयर वन परचेज ऑप्शन की प्राइस, मिसाल के तौर पे 25 लाख है, 22 लाख है, कुछ भी कर लें, 22 लाख में आप खरीद सकते हैं एट द एंड ऑफ ईयर 1। एट एंड ऑफ ईयर 2 देयर इज ए परचेज ऑप्शन अभी भी है, उस वक्त आप जो है वो मिसाल के तौर पे 16 लाख का खरीद सकते हैं, ठीक है। एंड ऑफ ईयर 3 यू कैन बाय, आप खरीद सकते हैं, यू कैन बाय पेइंग रेजिडुअल वैल्यू, वो मिसाल के तौर पे कोई भी एग्री, ये रेजिडुअल वैल्यू वो नहीं होती जो बाजार में बेचना होता है, ये भी एग्री होती है। 3 लाख का आप लेके खरीद सकते हैं एसेट, पहले साल के एंड पे भी खरीद सकते हैं, दूसरे साल के एंड पे भी खरीद सकते हैं, तीसरे साल के एंड पे भी खरीद सकते हैं। अब अगर ये मैनेजमेंट डिसीजन लेती है that I want to buy the assets at the end of second year, तो फिर क्या करेगी? पहले साल का किराया देगी 13 लाख, दूसरे साल का किराया देगी 13 लाख, और दूसरे साल के एंड पे जाके कहेगी अब इस एसेट को मैं क्या करना चाहती हूँ, खरीदना चाहती हूँ तो कितने में मिलेगा भाई दूसरे साल के एंड पे, और आज के बाद से एसेट को क्या करना शुरू कर देगी, डेप्रिशिएट करना शुरू कर देगी। एक और ऑप्शन भी है कि आप एसेट को कब खरीद लें, तीसरे साल के एंड पे। If you want to buy, you can buy, ठीक है। I assume it is bought at end of year 2, ये year 2 के एंड पे हमने बाय कर लिया, मैं assume करता हूं कि year 2 के एंड पे हमने बाय कर लिया। अब Section 76 is asking that what is the cost of buying? What is the cost of buying? कितने का है? जी भाई एक ब्लैंक पेज पकड़ के इस पे नोट करें, ये नोट करने का इनको टाइम नहीं दूंगा मैं, ये फिर आप फोटोकॉपी करा के बांट देंगे। हाँ इसको नोट करें। ओके हमारा डिसीजन क्या है कि हमने बाय कब किया, दूसरे साल के एंड के ऊपर। ओके year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. When I'm buying at the end of year 2, ये नोट करो भाई, चलो वो गया नोट करने। When I'm buying rent allowed as an expense, 13 का किराया बैंक को पे करेंगे, टैक्स लगेंगे, 13 का खर्चा रिकॉर्ड कर लो। नेक्स्ट अगले साल के एंड पे हम एसेट को ले रहे हैं, अगर अगले साल के एंड पे हम एसेट को ले रहे हैं तो बताएं, आई एज्यूम इट इज बॉट एट द एंड ऑफ ईयर 2, अगर एंड ऑफ ईयर 2 पे बाय कर रहे हैं तो बता दें कि इस साल का किराया फिर देना पड़ेगा, तो कितनी रिडक्शन अलाउ होगी, 13। ओके नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 76? सेक्शन 76 का सवाल क्या है उसको छोड़ें, ये बात हमने कहां पढ़ी थी, ये बात हमने पढ़ी थी सेक्शन 28 के अंदर, 13 वाली, वो निकालें कहां पढ़ी हुई है, सेक्शन 28 में पिछले से पिछला सफा, पेज नंबर 144, सेक्शन 28, सेक्शन 28 का 28 के 1 में एक पॉइंट है बी,
ऊपर से पढ़े, अ डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर अ टैक्स ईयर, टैक्स ईयर के लिए डिडक्शन अलाउ होगी फॉर लीज रेंटल पेड बाय बिजनेसमैन टू अ बैंक। लीज रेंटल पेड की डिडक्शन अलाउ होगी जी? बताएं, पहले साल में रेंटल पे कर रहा हूं या खरीद रहा हूं? दूसरे साल भी क्या पे करना पड़ेगा? दिस रेंटल विल बी अलाउड एज डिडक्शन। किस दिन मेरा बन गया एसेट और किराए का एग्रीमेंट मैंने कैंसिल करा लिया? आई एज्यूम इट इज बॉट एट एंड ऑफ ईयर 2। अब मैंने एग्रीमेंट खोला, एग्रीमेंट खोल के बैंक को क्या दिखाया मैंने? बैंक का बैंक इधर आ, तूने एग्रीमेंट में लिखा होता पहले साल के आखिर में खरीदो तो 22 लाख का ले लेना, मैंने खरीदा नहीं। तूने कहा था कि दूसरे साल के आखिर में खरीदो तो 16 लाख का ले लेना, ये पकड़ 16 लाख, ये सर मुझे दे। बैंक लीगल डॉक्यूमेंट आपके नाम करेगा और कहेगा जाओ आप। ओके, कैन यू टेल मी द कॉस्ट एट दिस डेट? 16 लाख। कैन यू टेल मी द कॉस्ट एट दिस डेट? 16। अब डेप्रिशिएट किस साल से करना शुरू करेंगे? दूसरे साल से, तीसरे साल से? अकाउंटिंग पढ़ने वालों आपको एक चीज टैक्स में पढ़ा दी थी कि 30 जून की शाम 5 बजे भी एसेट खरीदें तो पूरे साल की डिडक्शन चार्ज करते हैं। मंथ बेस अपॉर्शनमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है टैक्स रूल्स के अंदर। और जो पहली मिसाल की थी मैंने क्लास में, उसमें मैंने एसेट 15 मई को खरीदा था और मैंने कहा था 1.5 महीने डेप्रिशिएट ना करें, इसको पूरा साल डेप्रिशिएट करें। इधर मैंने एसेट कब खरीदा है? 30 जून को। अकाउंटिंग वाले सर बताएंगे अगले साल से डेप्रिशिएट करना शुरू करें, उससे मुझे कंसर्न नहीं है। टैक्स वाले मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं चलते। टैक्स वाले कहते हैं बस खरीद लिया, अब पूरे साल की क्या कैलकुलेट करो डेप्रिशिएशन। व्हाट इज दिस? कार पे इनिशियल अलाउंस मिलता है। अच्छा, अब रूल बताएं। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30 और बाकी सबके लिए 15। इज इट माई ओन्ड एसेट नाउ? ओके, नाउ टैक्स डिप्रिसिएशन, डिडक्शन अलाउड 0 बिकॉज बोले एसेट हमारा था ही नहीं, हम किस पे इस्तेमाल कर रहे थे? किराए पे। इस साल भी हमारा नहीं था, लेकिन साल के आखिरी दिन हमारा। हमने अगर 15 मई वाले एसेट को पूरे साल पे डेप्रिशिएट किया था तो 30 जून वाले एसेट को क्यों ना पूरे साल पे डेप्रिशिएट करें? हाँ, अगर सवाल में लिखा होता हमने तीसरे साल के पहले दिन खरीदा है फिर और बात थी, लेकिन मैंने क्या लिखा है? आई अज्यूम इट इज बॉट एट द, मैंने पेमेंट कब की है? तो बस एसेट मेरा बन गया आखिरी दिन, तो किराया तो पे करना पड़ेगा क्योंकि पूरा साल इस्तेमाल कर रहे हैं। बट व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू? आई एम सपोज्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज वेल। जी डेप्रिसिएशन अब आप मुझे निकलाएंगे। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15। 16 into 15%, 2.4। अच्छा, मेथड कौन सा टैक्स वालों का? WDV, स्ट्रेट लाइन। मेथड कौन से आप लोग बताएं टैक्स वालों का? WDV मेथड। अब WDV मेथड है तो मैं वो लेंथी सा काम नहीं कर रहा, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन WDV लेंथी सा काम नहीं करते, शॉर्टकट ही लगाते हैं। इस साल डेप्रिसिएशन 16 माइनस वही होता है ना WDV पे रेट लगे इनटू 15%। 16 माइनस इनटू जी 2.0 रेंटल पेड। बोले रेंटल पेड बट डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड, डेप्रिसिएशन अलाउ की जाएगी। अब बताएं आपका दिल क्या चाह रहा था? आपका दिल चाह रहा था 2 साल किराया रिकॉर्ड कर लें और तीसरे साल से क्या करना शुरू कर दें, लेकिन लॉ क्या कह रहा है? जिस साल खरीदो उसी साल डेप्रिशिएट करना। अब करना क्या है? किराया देते रहने। अगर दूसरे साल के एंड पे लीज कैंसिल करा ली और कैंसिल करा के हमने एसेट को क्या कर लिया? बाय कर लिया, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट एज पर एग्रीमेंट? जो कॉस्ट तय हुई है उसको कॉस्ट बना ले और कॉस्ट बना के आज से उसको क्या करना शुरू कर दें? डेप्रिशिएट। नाउ आई थिंक लॉ मेकर इज इनकरेजिंग द परचेज। लॉ मेकर परचेज इनकरेज कर रहे हैं, तो परचेज इनकरेज करने के लिए उसने 2 बेनिफिट्स दे दिए इस साल।
रेंट भी माइनस करने दिया और अगर ये प्लांट होता तो फिर ये यूज्ड होता, लाले बंदा जुत्तों पे, फिर ये यूज्ड होता। 2 साल इस्तेमाल करके सेकंड हैंड नहीं हो गया? और अगर प्लांट होता तो ये तो यूज्ड वाला प्लांट होता, क्योंकि हमने ही 2 साल इस्तेमाल किए, तो फिर ये यूज प्लांट होता, फिर भी इस पे इनिशियल अलाउंस। तो इनिशियल अलाउंस लीज्ड एसेट पे कभी नहीं मिल सकता आपको। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि वो पहले लीज पे यूज कर रहे होते हैं, बाद में परचेज कर लेते हैं। ओके, अब आप बता दें लीज्ड एसेट की कॉस्ट कैसे निकलती है। कॉस्ट पढ़े ना आज, लीज्ड एसेट की कॉस्ट कैसे निकलती है? जिस दिन लीज कैंसल करवा के एसेट बाय कर लें तो उस दिन जो परचेज ऑप्शन प्राइस गिवन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज फेयर वैल्यू, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट। फेयर वैल्यू विल बी इग्नोर्ड। फेयर वैल्यू क्या की जाएगी? इग्नोर की जाएगी। क्लियर? अच्छा जी, अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूं, फिर ये अभी सफा बांट देता हूं। जो इसके अंदर आपको कमी हुई वो फिर इस सफे के ऊपर ही लिख लीजिएगा। पढ़ें। हाँ, जल्दी नोट करें, सॉल्यूशन भी नोट करें। ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन साफ साफ करके बिल्कुल अपनी तरह। ओके, पेज 147, एसेट एक्वायर्ड, क्या लिखा हुआ है? अंडर, पहले किस पे था वो? लीज पे था, फिर हमने एक्वायर कर लिया। ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी और बिफोर मैच्योरिटी ऑफ लीज। कितना है? हमने ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज एक्वायर किया या बिफोर मैच्योरिटी ऑफ लीज? यस, एक्सेलेंट। हमने ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज एक्वायर किया या बिफोर मैच्योरिटी ऑफ लीज? व्हेन लीज वाज अबाउट टू मैच्योर 3 years। मैच्योर का मतलब एंड होता है ना। व्हेन लीज वाज अबाउट टू मैच्योर, 3 साल बाद लीज मैच्योर हो जानी थी, लेकिन हमने मैच्योरिटी से पहले की। अच्छा, अब आप सुन लें, ये जो है ना, ये वाली, इसे कहते हैं बिफोर मैच्योरिटी। इसे क्या कहते हैं अरसलान? बिफोर मैच्योरिटी। और इसको क्या कहते हैं? ऑन मैच्योरिटी। If I buy at the end of year 1, then I am buying it before maturity. If I want to buy at the end of year 2, then I am buying it before maturity. If I am going to buy at the end of year 3, then I am buying it on maturity. Okay. अच्छा, इधर ना बिफोर मैच्योरिटी में जो प्राइस होती है उसे कहते हैं परचेज ऑप्शन, और ये जो ऑन मैच्योरिटी पे प्राइस होती है इसे कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। अगर हम तीसरे साल के एंड पे खरीदते तो फिर मैं किस पे रिकॉर्ड करता? 3 लाख पे। और डेप्रिशिएट भी किस पे करता? 3 लाख। पढ़े। इफ एन एसेट अंडर लीज, पहले किस पे था? लीज पे। इज एक्वायर्ड, बाद में क्या कर लिया? पहले किराए पे था, बाद में खरीद लिया। इज एक्वायर्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज। ऑन का क्या मतलब? तीसरे साल के एंड पे। और बिफोर मैच्योरिटी ऑफ लीज, बिफोर का क्या मतलब? देन फिर क्या करेंगे? इट्स कॉस्ट विल बी रेजिडुअल वैल्यू और बार्गेन परचेज प्राइस। बार्गेन होते बहस करके प्राइस एग्री कराना, और बार्गेन परचेज प्राइस। ऑप्शन से मुराद प्राइस, ऑप्शन प्राइस। जी, रेजिडुअल वैल्यू को अंडरलाइन करें, ये एंड पे दी होगी आपको, और बार्गेन परचेज को अंडरलाइन करें, ये ड्यूरिंग होगी। क्या मतलब है दोनों में? रेजिडुअल वैल्यू कब की गिवन होगी आपको एसेट की? अगर लीज एंड हो रही होगी उसकी रेजिडुअल वैल्यू गिवन होगी। और बार्गेन परचेज कब की गिवन होगी? ड्यूरिंग द ईयर। अगर इस साल लीज आप करवाएं। कैंसिल। ओके, नीचे वाली एग्जांपल काट दे, नीचे वाली एग्जांपल काट दे, दिखा दो मुझे एक दफा। जी भाई, टर्म टेस्ट का सिलेबस बांटे, उधर भी दे आए हैं? उधर नहीं देखे आए, लाओ। थोड़ा आप भी बांटो ना।
जी भाई वो एसी बंद कर दें, उसको ऊपर करके चलाना था। उधर उधर जाओ, बटन उधर भी। क्या चीज? हाँ हाँ ठीक है, कोई मसला, चलो जाओ। नहीं नहीं ठीक है। ये अभी आ जाता है वो। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस का कौन सा पेज है? ये भी अपलोड करना होगा। नहीं है ना, भाग के जाओ, कॉपी कराओ भाई। उस सफे उस क्लास में ले जाओ टर्म टेस्ट, बचे हुए सिलेबस दे दें। छोड़े, सफा नहीं मिला, साथ वाले से तस्वीर खींच लें। जी टर्म टेस्ट का सिलेबस देखिएगा, उधर ले जाओ। चैप्टर 4 में सेक्शन 68 से 73, चैप्टर 5 में 3 डेफिनेशंस डाली हैं सिलेबस में। चैप्टर 6 टैक्स क्रेडिट्स है, आई होप आप पढ़े होंगे, टैक्स क्रेडिट्स है सारा। चैप्टर 8 बिजनेस, इसमें 21, 22, 23, 24 और सेक्शन 76। ये जो 7, 9, 10, 11 है, ये प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स वगैरह हैं। इन चैप्टर्स के अंदर फिलहाल आपने थ्योरी याद नहीं करनी, क्योंकि सिलेबस लेंथी हो जाएगा काफी। फिलहाल आपने थ्योरी याद नहीं करनी, ओनली न्यूमेरिकली टेस्ट होंगे टर्म टेस्ट के अंदर। और आखिर में है चैप्टर 15, जिसमें रिटर्न का सेक्शन 114, 115 और 116। जी ये सिलेबस देख के अब कौन लोग दिल से तैयारी शुरू कर देंगे? ठीक है, चैप्टर 4 आज कर लीजिएगा, 5 कल कर लीजिएगा, 6 परसों कर लीजिएगा। तरतीब से एंजॉय आगे लिख लो, इन मार्च। अच्छा जी प्लीज, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और नया है। नहीं है, ऐसा कोई सबूर नहीं है। अच्छा जी, हमारे सिलेबस में गाड़ी कितने की है? 30 लाख की। कितने साल के लिए लीज पे ली? मैच्योर कितने साल बाद होगी लीज? 3 साल बाद। साल का किराया 13 लाख। अगर आप चाहते हैं कि आप एसेट को बाय करें, देखते रहे इधर, अगर आप चाहते हैं कि आप एसेट को बाय करें, आप कर सकते हैं। पहले साल के आखिर में बार्गेन परचेज प्राइस, लड़ के प्राइस एग्री 22 लाख। दूसरे साल के आखिर में, तीसरे साल के आखिर में इसको बार्गेन परचेज नहीं कहना, इसे कहना है रेजिडुअल वैल्यू। तीसरे साल के आखिर में रेजिडुअल वैल्यू 3 लाख। नाउ एक चीज अब समझ नहीं आ रही कि खरीदा भी या नहीं खरीदा हमने। ये तो एग्रीमेंट के एक्सट्रैक्ट्स हैं। खरीदा जी किस साल? अगर दूसरे साल के एंड पे खरीदा तो किस किस साल का किराया डिडक्शन अलाउ होगा? और इस साल डेप्रिसिएशन अलाउ होगी। इस डेप्रिसिएशन का नाम क्या होगा? टैक्स फॉर डेप्रिसिएशन। और इसकी कॉस्ट क्या होगी? 16 लाख और 2.0। अच्छा आप देखें, इफ एन एसेट इज एक्वायर्ड अंडर लीज, अगर एसेट पहले लीज में था फिर हमने एक्वायर कर लिया, देन इट्स कॉस्ट विल बी ईदर परचेज प्राइस, बार्गेन परचेज प्राइस इफ वी एक्वायर इट बिफोर मैच्योरिटी, and if it acquire on maturity then residual value will be considered as, फिर वो 16 की बजाय मैं यहां कितने लिखता? 3 लिखता। ओके, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स किस दिन हमें मिल जाएंगे? दूसरे साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे। अच्छा जी, मैंने आपको टैक्स ट्रीटमेंट बताया है या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आज बताया है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ना आपको किसी और दिन बताऊंगा, उसे हमें रिवर्स करना होगा। इन चीजों को हमें रिकॉर्ड करना होगा। टैक्स रूल समझ आ जाएं, फिर अकाउंटिंग रूल्स फिर किसी दिन समझेंगे। ये लीज के बारे में किसकी राय है? टैक्स वालों की। ये लीज के बारे में किसकी राय है?
टैक्स वालों की। अब किसी दिन जानेंगे अकाउंटिंग वालों की राय, फिर अकाउंटिंग वालों की राय क्या करेंगे, री और न्यूमेरिकल में टैक्स वालों की राय रिकॉर्ड करेंगे। आगे बढ़े जी, कौन सा सेक्शन है, 77। ओके अच्छा भाई, ये बात आपसे पहले भी हुई है। इनकम ऑफ प्रॉपर्टी में क्या रूल है भाई, ये सफा आ रहा है अभी कॉपी होके, अभी सुनो। इनकम ऑफ प्रॉपर्टी में क्या रूल है, 10,000 किराया आया और 12,000 मार्केट में किराया है, तो इनकम में क्या ऐड होगा, हायर। अच्छा, आपने एक फर्नीचर बेचा 10,000 का, लेकिन मार्केट में 11,000 का बिक सकता था। आप बता दें व्हाट विल बी द कंसिडरेशन रिसीव्ड, 11,000। वही रूल जो प्रॉपर्टी में पड़ा था वही सेक्शन 77 में पढ़े हैं। सेक्शन 76 और 77 में फर्क यह है, सेक्शन 76 ने डिस्कशन की थी कॉस्ट की, 77 में डिस्कशन शुरू हो गई है। सेक्शन 76 की डिस्कशन थी डेट ऑफ परचेज के साथ खास। अब हम चलते चलते किस डेट पे आ गए हैं, डेट ऑफ सेल पे बिकी हुई चीज की कंसिडरेशन कैसे निकले उसके ऊपर डिस्कशन होने लगी है। पढ़ें जी, द कंसिडरेशन रिसीव्ड on disposal of an asset shall be total amount received or whichever is higher। जी भाई, 10 रुपए की बिल्डिंग बेची, 11 रुपए की बिक सकती थी, व्हाट इज हायर, उधर भी दे आओ, इधर के लिए भी ले आओ कॉपीज। अच्छा जी, नेक्स्ट, इंक्लूडिंग द फेयर वैल्यू ऑफ एनी कंसिडरेशन गिवन इन काइंड, अगर काइंड में दे दी तो उसकी भी फेयर वैल्यू देखेंगे। पॉइंट 2, अगर भाई आपका एसेट चोरी हो जाए, गुम हो जाए, गायब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्कार्ड कर दें आप, कोई भी वजह बने, डैमेज हो जाए, चोरी हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो ऐसी सूरत में व्हाट विल बी द कंसिडरेशन रिसीव्ड, ऐसी सूरत में कंसिडरेशन रिसीव्ड विल नॉट बी फेयर वैल्यू। ऐसी सूरत में कंसिडरेशन रिसीव होगी लड़ झगड़ के, जो पैसे आपने स्पॉट पे लिए उस बंदे से और फिर बाद में जो पैसे कोर्ट ने आपको दिए उस केस के मामले में। लड़ झगड़ के कुछ पैसे आप उधर ही ले लेते हैं, तूने मेरे मोटरसाइकिल को मारा, तूने, यहां तलाई बढ़ जाती है जब तू बोलते हैं आप, तूने मेरे मोटरसाइकिल को मारा, वो उधर 5,000 पकड़ा देते हैं आपको, लेकिन आप कोर्ट में केस कर देते हैं, 2,000 उधर से भी लेके आते हैं, तो 7,000 टोटल आप लेंगे। इट विल बी योर कंसिडरेशन रिसीव्ड। पढ़ें, वेयर एन एसेट इज lost, where an asset is lost or destroyed, the consideration received include any compensation, indemnity, damages, जुर्माना आपने अगले को डाला, damages claim किए, received by businessman under any insurance policy, under any indemnity, under any other agreement, अंडर अ सेटलमेंट, उधर ही मुकमुका कर लें। चल यार कोर्ट में क्या जाना, मुकमुका करें, गर्मियां आजकल, कोर्ट में क्या जाना, मुकमुका कर लेते हैं। और एनी जुडिशियल डिसीजन, या कोर्ट में चले गए तो जज साहब ने जो फैसला सुनाया, वो जो पैसे आपको मिले, डेट विल बी कंसिडरेशन रिसीव्ड। पॉइंट 3, सोच के बताना है आपने। आप इधर से एसी उतार कर घर ले गए, जी भाई, बिजनेसमैन को कितने पैसे मिले, 0, लेकिन एज्यूम किया जाएगा एसी किस पे बिक गया है, फेयर मार्केट वैल्यू। सिमिलरली आपका एसेट लॉस्ट नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, आपने एसेट पकड़ा और पकड़ के बाहर फेंक दिया पिछले प्लॉट में, वो तो बाद में आपको पता चला घर बन चुका था। अच्छा, आपने पकड़ा और पकड़ के पिछले खाली प्लॉट में फेंक दिया, इसको कहते हैं डिस्कार्ड करना। या पड़ा हुआ है आपके पास,
लेकिन घर में आपने बैकयार्ड में फेंक दिया कि मैं इसे डिस्कार्ड करता हूं, इन तीनों सूरतों में कंसिडरेशन रिसीव्ड हकीकत में जीरो है। एसी बिजनेसमैन उतार के घर ले गया, कंसिडरेशन रिसीव्ड जीरो, इसको ड्राइंग कहते हैं आप। एसी बिजनेसमैन ने उतार के फेंक दिया, कंसिडरेशन रिसीव्ड जीरो। एसी बिजनेसमैन ने उतार के कॉलेज के अंदर ही छत पे फेंक दिया, बाहर नहीं फेंका, डिस्कार्ड नहीं किया, सीजेस टू बी यूज्ड, इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तीनों सूरतों में कंसिडरेशन रिसीव्ड विल बी इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू। इफ बिजनेस एसेट इज पुट टू पर्सनल यूज और एन एसेट इज फेंक दिया और सीजेस टू बी यूज्ड इन बिजनेस, इट्स कंसिडरेशन रिसीव्ड shall be the on the event date event took place, जिस दिन event took place हुआ, जिस दिन आपने फेंका, जिस दिन आप घर लेके गए। ठीक है जी, 4 और 5 तो हम कल पढ़ेंगे। पास पेपर निकालें, सफे बांध दें। पास पेपर के सवाल कौन कौन से करने हैं ये भी नोट किया करें। क्वेश्चन 33, ये पेज 3 क्लास में बांटा जा रहा है। ये वही न्यूमेरिकल है जो यहां मैंने सॉल्व किया है। कंपेयर कर लें, 1-2 मिनट, जो कोई गलती है कोई बंदा बता दे। रेजिडेंशियल वैल्यू लिखा हुआ है, रेजिडुअल वैल्यू को भाई कह रहे हैं रेजिडेंशियल वैल्यू लिखा हुआ है, रेजिडुअल ही लिखा हुआ है तो ठीक है, इसको रेजिडुअल कर लें। ओके ठीक है जी, व्हाइट बोर्ड से कंपेयर कर लीजिएगा मेरे जाने के बाद। क्वेश्चन 33, इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 द टर्म डिस्पोजल हैज अ वाइडर मीनिंग देन सेल। सेल के बड़े ब्रॉड मीनिंग है, सॉरी डिस्पोजल के बड़े ब्रॉड मीनिंग है एज कंपेयर टू सेल, बिकॉज इट इंक्लूड्स एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट। भाई ये 2 अल्फाज किताब में इस्तेमाल नहीं हुए हुए, इसको कैंसिल करना कहते हैं, लेकिन इन अल्फाज की वजह से परेशान नहीं होना कि पेपर में मेरे से सवाल सॉल्व नहीं होगा। रिक्वायरमेंट पढ़ें, वो आपको आती है। लिस्ट द सिचुएशंस अंडर व्हिच एन एसेट ओन्ड बाय अ पर्सन शैल बी अज्यूम्ड टू हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ। वो सिचुएशंस बताएं 5 नंबर की जिसमें एक एसेट बंदे के पास होगा और समझा जाएगा बिक गया। निकालें भाई, पेज नंबर 145, 145 पर सेक्शन 75। वो सिचुएशंस बताएं जिसमें समझा जाएगा एसेट बिक गया, बिक गया, एक्सचेंज हो गया, ट्रांसफर हो गया, ट्रांसमिट हो गया, बिजनेस एसेट पर्सनल यूज में चला गया, फेंक दिया और पार्ट ऑफ एसेट बेच दिया। ये सारी सिचुएशंस हैं। अच्छा, इधर पॉइंट 7 शायद रह गया था पेज 145 पे, हमारा डेफिनेशन पढ़ लिया था। अच्छा, मुझे आप फर्क बताएं सेक्शन 75 में, 76 में और 77 में। $76 तो कॉस्ट निकालेगा रुपीज में, फॉरेन करेंसी लोन वगैरह कॉस्ट निकालेगा रुपीज में। सेक्शन 77 सेल प्राइस निकाल के देगा, किस में? रुपीज में। कंसिडरेशन या सेल प्राइस रुपीज में निकाल के देगा। सेक्शन 76 बताएगा खरीदना क्या होता है, बेचने का मतलब क्या होता है। सेक्शन 75 खरीदने और बेचने का मतलब बता रहा है। कहते हैं बेचने के बहुत ब्रॉड मीनिंग है,
लेकिन बेचा कितने का वो 77 बताएगा। खरीदने के बड़े ब्रॉड मीनिंग है, खरीदा कितने का, तो 76 और 77 रुपीज में है, और 75 परचेज की एग्जांपल्स हैं, और 75 में इसके साथ किसकी एग्जांपल्स हैं, सेल की। अभी जो हमने अभी सवाल पढ़ा है पास पेपर का, ये कौन सा था, सिचुएशंस इन विच, तो सिचुएशन उसने पूछी थी, इसलिए कौन सा था ये। अच्छा आगे आए, क्वेश्चन 34। क्वेश्चन 34, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, व्हाट वुड बी द कॉस्ट, व्हाट वुड बी द कॉस्ट, व्हाट वुड बी द कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन। पॉइंट डी, राही कंस्ट्रक्टेड अ फर्नेस फॉर हिज फैक्ट्री इन कोरंगी। निकालें 76 निकालें, राही कंस्ट्रक्टेड अ फर्नेस फॉर हिज फैक्ट्री इन कोरंगी। एक्सेलेंट, 76 का 4 कैसे पता चला, ये कोरंगी के अंदर की बनाया है, फर्नेस, चिमनी, बड़ी वाली चैनक। अच्छा इसने फर्नेस बनाई है, तो फर्नेस बनाई है या फॉरेन लोन से खरीदी है, बनाई है या घर से लेके आया है, खुद खरीदी है या बनाई है, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है या खुद ही बनाई है, तो बनाई के लिए पॉइंट कौन से, तो क्या लफ्ज आई कैप ने पकड़ा पॉइंट 4 से, जिसे सिनेरियो में डाला कंस्ट्रक्टेड, बाकी राही वगैरह अपनी तरफ से डाला। अब ये ना कि सर ने राही का सवाल नहीं क्लास में कराया था, जाएं सारे राही। ओके